Hello, everybody. Welcome to Triple S. This is lecture number 6 of the series on cooperatives. तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स डिलीवर किए हुए हैं जिनका आपको प्लेलिस्ट ट्रिपल एस की चैनल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट्स में जाइए तो आप को ये कॉपरेटिव्स का पोर्शन जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो आज का लेक्चर है, अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे, जो पिछले 5 लेक्चर्स हैं उनका लिंक भी आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक जितना हमने पढ़ा तो उसमें हमने वी मोस्टली स्टडीड अबाउट द ऑरिजिन्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो जितना भी हमने पढ़ा, जितने कंट्रीज़ के बारे में, उसमें से कुछ कंट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट जिनके बारे में आपको नॉलेज नेसेसरली होना चाहिए। जिसमें से पहला इज़ इंग्लैंड, जहाँ से रॉचडेल्स का स्टार्ट हुआ, रॉचडेल मूवमेंट का। रॉचडेल पायनियर्स ने फिर प्रिंसिपल्स भी दिए, उनने अपना एस्टेब्लिश किया एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। साथ ही साथ वहाँ दो इंपॉर्टेंट पायनियर्स भी है, जिनमें से एक का नाम है रॉबर्ट ओवन एंड द सेकंड वन इज़ विलियम किंग। Then the other country which is of great importance from the perspective of this examination is Germany. तो जर्मनी, जहाँ से रेफिसन और शेल्स ने काम किया ऑन क्रेडिट यूनियंस। जैसे रेफिसन को कहा जाता है रूरल क्रेडिट यूनियंस के फादर, एंड शेल्स इज कॉल्ड एज द फादर और द फाउंडर ऑफ अर्बन क्रेडिट यूनियंस। साथ ही साथ इन जनरल क्रेडिट यूनियंस का फादर कंसिडर किया जाता है रेफिसन को। तो मूविंग ऑन देन, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दैट जो सोसाइटीज़ स्कॉटलैंड में इंसेप्ट हुई थी, स्टार्ट ऑफ हुई थी, उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है फैनविक एंड ऑल, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कुछ बुक्स डिटेल ज़्यादा बहुत देती है, दैट इज़ दे गो इन टू द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स ऑफ चाइना, then Japan and other Asian countries as well. But I don't find them to be too intriguing or important from the perspective of this examination. तो आई हैव जस्ट लिस्टेड अ कपल ऑफ थिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस में जो मूवमेंट हुआ था। तो आपको ये 2-4 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे फ्रांस के बारे में। तो यू गो थ्रू दीज, तो आप याद रखिए जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन लिखा है, ये चार्ल्स फोरियर, ट्राउजन, बश वगैरह, तो आप ये याद रखिएगा। नाउ टुडेज लेक्चर इज अबाउट द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे आया? ठीक है, अगर आपको पता होगा, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। तो जिस दौरान 1800s में, ये मिड 1800s में ये स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट, और बाय 1900, बाय अर्ली 1900s ये पूरी दुनिया में फैल चुका था, उसमें इंडिया भी आता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द टाइम पीरियड इन विच इंडिया किक स्टार्टेड दिस मूवमेंट, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 1857 के बाद क्राउन ने ऑलरेडी अप एडमिनिस्ट्रेशन का जो है बागडोर संभाली थी इंडिया की, फ्रॉम द कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था उनका रूल। तो दे वी आर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड दिस taking care of the politics and the system and the establishments in India, जिसमें तब आता था today's Pakistan and Bangladesh as well। तो जो origin and development of cooperative movement मैं ये आपको स्टार्ट पे पढ़ाऊंगा ना, तो करिकुलम जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का है वहाँ पे भी ये सेम ही पढ़ाया जाता है। तो जो डिफरेंस आता है दैट इज़ आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, 1947 के बाद डिफरेंसेस आते हैं पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में आफ्टर बांग्लादेश में 1972 के बाद। ठीक है, मूवमेंट में कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो ऑरिजिन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, तो इसको दो पार्ट्स में समझना है हमें। ठीक है, वन पार्ट इज अप टू द इंडिपेंडेंस एरा, दैट इज प्री 1947, एंड सेकंड इज पोस्ट 1947। तो जो हिस्ट्री का पोर्शन इसको कंसिडर किया जाता है, हिस्ट्री का पार्ट जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज़ अप टू 1947, दैट इज़ प्री 1947। ठीक है, जो पोस्ट 1947 है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो प्लान्स के अंडर आता है, 5 ईयर प्लान्स जो है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द डेवलपमेंटल फेज। तो जो आज है हम हिस्ट्री और ऑरिजिन के बारे में देखेंगे। समझ आ रही बात? तो वो जो पोस्ट वाला है वो आपको सेपरेटली देखना पड़ेगा। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में भी जब ये वर्ल्ड ओवर ऐसी चीज़ें हो रही थी, रेफिसन ने अपनी सोसाइटीज़ वगैरह खोली, अपने प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए, रॉचडेल वगैरह ने, तो वर्ल्ड ओवर ये टेक ओवर हो रहा था, एंड इट वाज बीइंग एक्सेप्टेड एज वेल बिकॉज इट वाज अ सक्सेसफुल वेंचर। और इससे पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा था, ख़त्म हो रही थी, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा था, एंड सो मेनी अदर बेनिफिट्स दिस कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव सेटअप्स हैड। तो अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, ये जो रॉचडेल का सेटअप है, या इवन इन जनरल मूवमेंट का जो स्टार्टअप है, दिस बिगैन ड्यू टू द इल इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था तब इंडिया को, तो इंडिया पे भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बहुत सारे इल इफेक्ट्स थे। समझ आ रही है? तो ये जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, फार्मर्स है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, हैंडीक्राफ्ट्स है, तो उन पर बहुत बड़ा धक्का आया था। तो
उसकी वजह से क्या हुआ, जब क्राउन ने टेक ओवर किया तो ये साथ साथ अब अपनी पॉलिसीज़ तो लगा ही रहे थे प्रॉफिट मोटिव के लिए, क्योंकि इट वाज अ कॉलोनियल पावर एक्चुअली ना, इट वाज नॉट दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो इनको अपनी पॉलिसीज़ लगानी थी, लेकिन साथ साथ दे यूज इट इनएक्ट लॉज जो थोड़ा जो लोग हैं यहाँ के उनके बेटरमेंट के लिए भी हो। ठीक है, तो उसी में क्या हुआ, इन्होंने कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट किए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंडिया में भी अपने इफ़ेक्ट्स दिखाना स्टार्ट किए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया था, पॉवर्टी ज़्यादा आ गई थी, पीपल वी आर गेटिंग पोअर एंड पोअर ड्यू टू द पॉलिसीज़, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो स्टार्ट कैसे हुआ, ड्यूरिंग दैट ब्रिटिश टाइम क्या हुआ, 1892 में 1892 में प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया था इंडिया को, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, देन वी हैड द बंगाल प्रेसिडेंसी एंड वी हैड दिस मैड्रास प्रेसिडेंसी। मैड्रास में जो गवर्नर थे उनका नाम था वेनलॉक, लॉर्ड वेनलॉक जिनको कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड वेनलॉक ने क्या किया, लॉर्ड वेनलॉक ने अपॉइंट किया एक लोकल कलेक्टर को, जैसे हमारे पास आज डीसीज होते हैं, एक कलेक्टर था वहाँ पे जिनका नाम था निकलसन। इनको इन्होंने अपॉइंट किया कि आप टूर कीजिए यूरोप का और वहाँ पे देखिए कि कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे डेवलप हुई और हम इसको अपने सेटअप में कैसे इम्बाइब और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे अपने मैड्रास में हम इसको कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो निकोलसन को कहा गया, आप 1892 में इनको अपॉइंट किया गया और कहा गया कि 5 साल में आप अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो निकोलसन ट्रैवल किए वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी जगह गए, ये जर्मनी गए, इंग्लैंड के तो थे ही, वहाँ भी गए, फ्रांस भी गए, ये बहुत सारी जगह ये गए टू नो अबाउट दिस कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट and how this is developed and how are the societies established on this concept. So he traveled the world, especially the European countries, and he came with first part of his report in the year 1897. तो एक पार्ट इन्होंने अपनी रिपोर्ट का 1897 में दिया और दूसरा पार्ट 2 साल के बाद 1899 में दिया। तो इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने निकलसन ने, जो कलेक्टर थे मैड्रास में, तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, डिटेल रिपोर्ट, उसको कंक्लूड किया विद अ सिंगल फ्रेज, फाइंड रेफिसन, फाइंड रेफिसन। तो अगर आपको पता होगा, रेफिसन ने खुद एक कॉइन किया है एक फ्रेज, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। दिस फ्रेज वॉज कॉइंड बाई whom? जब इन्होंने इंसेप्ट किया हेड्स ऑफ सोसाइटी का, तब इन्होंने ये कॉइन किया था। अब रेफिसन के बारे में निकोलसन कह रहे हैं, फाइंड रेफिसन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हु सेड फाइंड रेफिसन, इन हुज रिपोर्ट? ठीक है, किस रिपोर्ट में कहा गया, किस रिपोर्ट में कहा गया? निकोलसन की रिपोर्ट में। ठीक है, लेटर ऑन निकोलसन को बिकॉज ऑफ हिज वर्क्स नाइटहुड यानी सर का भी खिताब मिला। ठीक है, तो वही कह रहा है, द इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट लाइक अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज अ चाइल्ड ऑफ डिस्ट्रेस. It has emerged out of the turmoil and dissatisfaction which prevailed during the last quarter of the 19th century and worked as a direct consequence of industrial revolution. तो हमने स्टार्ट में देखा भी, जब हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर्स में कि हाउ डिड कोऑपरेटिव मूवमेंट टेक इट्स बर्थ, इट टुक इट्स बर्थ बिकॉज ऑफ द इल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेम केस में ये यहाँ भी आया था। ठीक है, तो the need for providing cheap credit facilities to the farmers went on becoming strong and strong, and the idea of cooperative credit societies got its momentum in 1892. तो मैड्रास गवर्नमेंट ने क्या किया, इनने अपॉइंट किया सर फ्रेडरिक निकोलसन को फॉर स्टडिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन यूरोपियन कंट्रीज। तो निकोलसन ने पहला पार्ट जो यहाँ पे अपनी रिपोर्ट का है 1897 में भेजा, और दूसरा पार्ट 1899 में, जहाँ पे इन्होंने रिमार्क किया फाइंड रेफिसन। इसका मतलब लिटरली नहीं है रेफिसन को ढूंढो, ये तो बेवकूफ़ी होगी कि रेफिसन को ढूंढिए, और वो आते भी कहाँ, क्योंकि 1888 में ही जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ही हैड ऑलरेडी पास्ड अवे। तो यहाँ पे ये लिटरल मतलब है, फाइंड रेफिसन का मतलब है जो उन्होंने काम किया उसी को एस्टैब्लिश कीजिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, या रादर स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैड्रास। ठीक है, तो फाइंड रेफिसन किसने कहा? निकलसन ने। तो निकलसन जब उन्होंने ये काम किया, जब वो फिर अपना रिपोर्ट लेके आए 1899 में, जब उनने फाइनलाइज अपना रिपोर्ट कर दिया, साथ ही साथ क्या हुआ अगर आपको पता होगा, 1899 टू 1900 इंडिया में आया फेमिन। क्या आया? कहत जिसको कहा जाता है, फेमिन। तो फेमिन की वजह से क्या हुआ,
समर मानसून तब फेल हो गया, जिसकी वजह से इट हैड अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑन अ लॉट ऑफ पीपल, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ दिस फेमिन ऑफ 1899 टू 1900, एनीवेयर अराउंड 10 lakh to 50 lakh people died directly or indirectly due to the consequence of the famine। ठीक है, अब इतना पॉपुलेशन पे इफेक्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट को कुछ सीरियसली करना ही होगा। तो इसी पे क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर आपको पता होगा तब जो वाइस रॉय थे इंडिया के ड्यूरिंग दिस पीरियड 1905 तक, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। हिस्ट्री में आपने ये देखा होगा, ये वही लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया था। ये तब भी पॉलिटिशियंस ऐसा ही करते थे, दे यूज टू प्ले द हिंदू मुस्लिम कार्ड, काम भी करते थे साथ साथ, जैसे मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा इन्होंने क्या किया। लेकिन इन्होंने वही किया, बंगाल का पार्टीशन कर दिया ऑन हिंदू मुस्लिम लाइन, फिर डिवाइड कर दिया उसको इनटू टू एंड सो ऑन। तो लॉर्ड कर्जन ही तब थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अपॉइंट कर दिया एक बंदे को, सर एडवर्ड लॉ को। इनको कहा गया, क्यों लेके, ये इन्होंने कहाँ से इनको आइडिया आया लॉर्ड कर्जन को मैं अपॉइंट करूं, जब इन्होंने सुना कि ऐसे मैड्रास गवर्नर ने अपॉइंट किया था ऐसे एक बंदे को जिनने रिपोर्ट सबमिट की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट, वाइस रॉय ऑफ इंडिया हु यूज्ड टू बी एट दैट पॉइंट लॉर्ड कर्जन, ही अपॉइंटेड अ कमीशन और अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एडवर्ड लॉ। इस कमिटी का एक मेंबर इसको भी रखा गया, फ्रेडरिक निकल्सन को, जिसने मैड्रास के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी वो काम किया था, यूरोप वगैरह गए थे। तो इनको कहा गया आप क्रेडिट सोसाइटीज़ को समझिए, यानी जर्मन वाली कॉन्टेक्स्ट को, रेफिसन शेल्स वेल्स को समझ के तो आप काम कीजिए। साथ ही साथ जो वो 1900 1899 टू 1900 में फेमिन आया था, उस पर एक फेमिन कमीशन सेटअप किया गया इसी ने, लॉर्ड कर्जन। देखो ना, अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है लेकिन अपनी रिलीजियस पॉलिटिक्स भी खेल रहा है, ठीक है, डिवाइड एंड रूल। तो फेमिन कमीशन को सेटअप किया गया। तो ये जो 3 रिपोर्ट्स थी ना, एक तो निकल्सन की रिपोर्ट 1, ठीक है, मैड्रास के कॉन्टेक्स्ट में, सेकंड एडवर्ड लॉ की रिपोर्ट 1901 में, और तीसरी रिपोर्ट फेमिन कमीशन की। तो इनको कंसोलिडेट करके, इन तीनों रिपोर्ट्स को मिला के इन्होंने कहा हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक लॉ एनेक्ट करेंगे, कोऑपरेटिव लॉ, ठीक है। कोऑपरेटिव लॉ को एनेक्ट किया गया 1904 में, और 1905 से फिर क्रेडिट सोसाइटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये स्टार्ट है इंसेप्शन है, ऑरिजिन है। तो ही सेज द फेमिन कमीशन ऑफ 1901 ऑल्सो रिकमेंडेड द setting up of mutual credit associations. Accordingly, the Cooperative Credit Societies Act was passed in 1904। समझ आ रही बात? तो इन्होंने, अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, इन्होंने सीधे क्या किया, वहाँ के जो ये थे रूल्स और प्रिंसिपल्स, रेफिसन और शेल्स की सोसाइटीज़ के, वो थे ना रूरल और क्रेडिट, इन्होंने लॉ को सीधे 1904 के लॉ को सीधे वहीं से कॉपी करके उसी के पॉइंट्स लाए यहाँ पे, कुछ चेंज भी लाई, जैसे रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ को एस्टैब्लिश किया गया, एक ऑफिस बनाया गया गवर्नमेंट का, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स जिसको कहा जाता है, जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, सो ऑन। तो इन्होंने सीधे कॉपी किया वहाँ जर्मनी के मॉडल्स को। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो तीनों कमीशन ने सिर्फ किसकी बात की, क्रेडिट एसोसिएशंस की। कहने का मतलब कोऑपरेटिव्स के बहुत सारे टाइप्स है जो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, न्यू एज कोऑपरेटिव्स है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। लेकिन ये जो एक्ट है ना, इसने सिर्फ एस्टेब्लिश किया ऑफिशियली फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एस्टेब्लिश कीजिए क्रेडिट यूनियंस, ठीक है, सिर्फ एक टाइप ऑफ कोऑपरेटिव। फिर आगे डेवलपमेंटल जब हुआ, इसका फेज़ आया इंडिया की कोऑपरेटिव मूवमेंट का, फिर बाकी कोऑपरेटिव्स भी आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए, ठीक है। अब जो देखिए, मैं जो ओरिजिन की बात कर रहा था, मैं कह रहा था ओरिजिन होता है कोऑपरेटिव मूवमेंट का फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस एक्ट, एक्चुअली सिंस 1892 जब निकोलसन को अपॉइंट किया गया, लेकिन जब से कुछ लॉ बना तब 1904 से, तो 1904 से अप टू 1947, तो हम ये ओरिजिन का पीरियड पढ़ेंगे, साथ साथ थोड़ा डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। तो ये हम हिस्ट्री पढ़ेंगे अप टू 1947। अब जो ये 1944 से, सॉरी 1904 से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन और डेवलपमेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट का इंडिया में, इसको हम पाँच पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ टाइम पीरियड को लेंगे तो उसको कहेंगे पार्ट 1। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पार्ट कंसिडर किया जाता है स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट, दैट इज़ फ्रॉम 1904 टू 1911, ठीक है। फिर उसके बाद 1912 में दूसरा लॉ आया, जो पहले लॉ में अमेंडमेंट आया था, तो 1912 कोऑपरेटिव मूवमेंट एक्ट जो आया था 1912, तो उसको कंसिडर किया जाता है दूसरे पार्ट में। शॉर्ट में कहने का मतलब है 1904 से 1947 तक इसको 5 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। किसको? जो हिस्ट्री, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है कोऑपरेटिव मूवमेंट का इंडिया में अप टू
1947, दैट इज़ अप टू इंडिपेंडेंस। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में। तो हम उन्हीं 5 पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो यही कंसिडर किया जाता है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, स्टार्टिंग विद व्हाट एक्चुअली द निकलसन कमीशन, जो सेटअप किया बंगाल के गवर्नर ने, जिनका नाम था लॉर्ड वेनलॉक। ठीक है, तो अब देखिए अप टू इंडिपेंडेंस क्या हुआ। द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया मे बी सेड टू हैव बिगन विद द पासिंग ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। अब देखिए, अगर आप एक मेजर डिफरेंस देखेंगे ना कोऑपरेटिव मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, वो होती थी इंडिविजुअलिस्टिक। कहने का मतलब सिटीजन्स करते थे कॉन्स्टिट्यूट द मूवमेंट, दैट इज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, लोग जो होते थे एक कंट्री के, वो इकट्ठे आते थे और वो मूवमेंट डेवलप करते थे, मूवमेंट को वो डेवलप करते थे। जबकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं हुआ। देयर आर मेनी रीजंस, वन ऑफ द रीजंस इज तब यहाँ पे लिटरेसी उतनी नहीं थी। समझ आ रही? लिटरेसी वॉज वेरी लिमिटेड। समझ आ रही है? ड्यू टू दैट इज़ द रीज़न ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये मोस्टली डेवलप हुआ इन लिटरेट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोप एंड ऑल। तो जो यहाँ के एशियन कंट्रीज़ हैं ना, तो इन्होंने दे टुक क्यू अ लिटिल बिट लेटर, और इनको मदद चाहिए थी गवर्नमेंट की कि ये मूवमेंट को स्टार्ट करें। तो जो डिफरेंस है इन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज़, वो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, जबकि वहाँ पे बाकी कंट्रीज़ में लोग इसको खुद चलाते थे। ठीक है, आइडियाज़ भी खुद देते थे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी वहाँ ऐसा था। यहाँ एशियन कंट्रीज़ में उतना नहीं था। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया में बी सेड टू हैव बिगन विद द पासिंग ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट इन 1904। ये वही है, क्या क्या होनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट वॉज टू encourage थ्रिफ्ट, सेल्फ हेल्प एंड cooperation among agriculturalists, artisans and persons of limited means. One of the special features of the societies during this period was that the government was the prime mover of the movement, जो मैं जस्ट अभी कह रहा था, गवर्नमेंट इस मूवमेंट को चला रहा था। समझ आ रही है? द मूवमेंट वॉज नॉट ओनली इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट बट इट वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट लोन्स। ठीक है, स्टार्ट में गवर्नमेंट ही लोन्स दे रहा था। जब फिर 1912 का एक्ट में एक्ट आया, तो उन्होंने कहा आप एक सेंट्रल बैंक को भी बनाइए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन्स ग्रांट करेगा स्पेसिफिकली। ठीक है, तो मूविंग ऑन। अब देखिए फर्स्ट जो मैंने कहा ना, कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो डेवलपमेंट हिस्ट्री और ओरिजिन है इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस एरा में, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है उसको कंसिडर किया जाता है फ्रॉम 1904 टू 1911। 1904 कौन सा है? ये वो टाइम है जहाँ पे पहली बार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट को एनैक्ट किया गया, पहला एक्ट जो इंडिया का है। ठीक है, 2 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी भी हम इसी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट। तो इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1904 में। तो एसेंशियल फीचर्स इस एक्ट के देखेंगे क्या क्या है। तो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द 1904 एक्ट वेयर एज फॉलोज। अ सोसाइटी कुड बी फाउंड बाय एनी 10 पर्सन्स लिविंग इन द सेम विलेज और टाउन। ठीक है, तो 10 लोग आने चाहिए। जो आज का लॉ है वो सेपरेटली देखना पड़ेगा। अभी मैं इसके ओरिजिन के दौरान हमें थोड़ा सा एक्ट के थ्रू भी जाना है, थोड़ा बेसिक देखना पड़ेगा, लेकिन एक्ट फिर लास्ट में सेपरेटली भी पढ़ना होता है। ठीक है, लॉ। तो 1904 का एक्ट कह रहा है कि अगर आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है ना, सेम एरिया के 10 लोग होने चाहिए, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वी आर क्लासिफाइड एज रूरल एंड अर्बन। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वी आर क्लासिफाइड एज रूरल एंड अर्बन, दैट इज गाँव का दो क्लासिफिकेशन, 2 टाइप्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी इस एक्ट में कहा गया है। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रूरल होगी और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्बन होगी। ये जो है ना, ये डेफिनेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन ये क्लियर नहीं थी, इसका मतलब क्या है। तो 1912 का जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसमें इसको अच्छे से डिफाइन किया गया। समझ आ रही है? दिस वाज वन ऑफ द दिस प्रॉब्लम्स विद द 1904 एक्ट, जिसकी वजह से फिर 1912 का एक्ट आया। द रूरल सोसाइटीज़ वी आर बाउंड टू हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कहने का मतलब इन्होंने कहा एक्ट में कि अगर आपको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट यूनियन फॉर्म करना है ना रूरल में, तो आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रखना पड़ेगा कि वहाँ पे मेंबर्स पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। वो क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और इन्होंने कहा इन केस ऑफ अर्बन सोसाइटीज़ ऑप्शन वॉज लेफ्ट टू देम, यानी जो अर्बन टाउन्स में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनेंगी वहाँ पे मेंबर्स की और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर अपने कोऑपरेटिव यूनियन का या कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऐसा रखे कि वो लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, उनकी मर्जी है। लेकिन रूरल सोसाइटीज़ में ये अनलिमिटेड ही इनको रखना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा रेफिसन की सोसाइटी में जो रूरल थी वहाँ पर भी अनलिमिटेड ही थी। समझ आ रही है? ये सीधे कॉपी कर रहे हैं उसको।
तो द एक्ट प्रोवाइडेड ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट सोसाइटी, जो ऑलरेडी कहा गया है, बाकी टाइप ऑफ सोसाइटीज़ नहीं, सिर्फ वो टाइप ऑफ सोसाइटीज़ जो लोन दे। कोऑपरेटिव स्टोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था इस एक्ट में। द एरिया ऑफ ऑपरेशन विद इन विच द सोसाइटीज़ कुड ऑपरेट वॉज क्लोजली रेस्ट्रिक्टेड, यानी छोटा एरिया के लिए इसको कहा गया था। ये फॉर्मेशन इसका होगा तो लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया ओनली, ठीक है। तो सिक्स्थ पॉइंट इज द सोसाइटीज कुड एडवांस लोन्स टू मेंबर्स ओनली ऑन पर्सनल और रियल सिक्योरिटी। कहने का मतलब इनको कोलेटरल रखना पड़ेगा, यानी सिक्योरिटी या मॉर्टिगेज देना पड़ेगा। जिसको भी लोन लेना होगा मेंबर को, तो उसको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, या तो पर्सनल सिक्योरिटी हो, कहने का मतलब कोई इंसान कहे कि आप इसको मेरी जिम्मेदारी पे लोन दीजिए, या रियल सिक्योरिटी हो, कहने का मतलब ये वो कुछ सीधे मॉर्टिगेज रखे, अपना मकान गिरवी रखे, अपनी ज़मीन गिरवी रखे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो सेवन्थ पॉइंट इज Point number 7 is the interest of a member in the share capital of the society was strictly limited. No member could hold shares for more than ₹1000. Simple है, ही वॉन्ट्स टू से दैट कि अगर कोई भी मेंबर हो ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो वो पूल कर सकता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और उसको उसी 1000 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो मैंने कहा था मेंबर्स को मिलता है प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क इन अ सोसाइटी, ठीक है। वो कितना काम करते हैं, उनकी वजह से रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, वेदर वो खुद खरीदते हैं, खुद लोन लेते हैं, या किसी को लोन दिलवाते हैं अपनी वजह से, ठीक है। उस बेसिस पे प्रॉफिट का डिवीजन होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो 1904 का एक्ट ये कहता है कि कोई भी मेंबर 1000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सबसे सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लॉ का, ये वाला पॉइंट। किस लॉ की वजह से गवर्नमेंट ने एक ऑफिस का फॉर्मेशन किया जिसको कहा जाता है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? वो लॉ है 1904 का। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, सारे लॉज ने इसको आगे चलाया, यानी जब भी अमेंडमेंट्स हुए ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लॉ में, कुछ पॉइंट्स ड्रॉप हुए, लेकिन ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमेशा रहा, ठीक है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसी के नीचे आता है, अगर आप देखेंगे, रजिस्ट्रार एक होता है पूरे स्टेट में, उसके नीचे फिर होते हैं जॉइंट रजिस्ट्रार्स, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार, और उसी के एक लेवल नीचे है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो ये पोस्ट है। तो आपको इन्हीं कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इन्हीं ऑफिसेज में उनका अपॉइंटमेंट और उनको काम करना पड़ेगा, जो इस पोस्ट को क्या कहते हैं क्वालिफाई करेंगे, या जिनको ये पोस्ट मिलेगी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ठीक है। तो द नाइन्थ पॉइंट इज द अकाउंट्स ऑफ रजिस्ट्रार का काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं है, साथ साथ उनके अकाउंट्स भी चेक करना है हर साल। जो मैंने स्टार्ट में भी कहा, गवर्नमेंट कंट्रोल यही है किस पे, सोसाइटीज़ पे, कि इनको हर साल अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। द अकाउंट्स ऑफ एवरी सोसाइटी वेयर टू बी ऑडिटेड बाय द रजिस्ट्रार और बाय अ मेंबर ऑफ हिज स्टाफ फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। सोसाइटीज़ वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज़ एंड रजिस्ट्रेशन फी। तब स्टार्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट की ही मूवमेंट थी ना, तो ये टैक्स नहीं लगाते। जो गवर्नमेंट का मूवमेंट है ना, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, समझ आ रही है। जो गवर्नमेंट खुद चाहते हैं लोगों के लिए करना, तो ये उसको एग्जेम्प्ट करते हैं। पुश भी होना चाहिए ना, चलना भी चाहिए ना फिर ये मूवमेंट। अगर आप खुद पहले इसको पुश कर रहे, खुद लोन्स दे रहे, लेकिन फिर उस पर टैक्स भी बहुत लगा रहे, फिर तो वो फेल हो जाएगा वो मूवमेंट। दैट इज़ द रीज़न। तब इन्होंने क्या किया, इनने इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज़ और रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं ले रहे थे तब। द सोसाइटीज़ वेयर गिवन अ लीगल पर्सनैलिटी एंड वी आर ऑथोराइज टू रेज फंड्स एंड कैरी ऑन देयर बिजनेसेस इन अ कॉर्पोरेट कैपेसिटी। यानी कहने का मतलब ये लोन्स वोन्स भी रेज कर सकते थे तब, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये पहला स्टेज था। तो पहले स्टेज में क्या हुआ, 1904 से 1911 तक सिंपली एक एक्ट इन्होंने बनाया 1904 में, तो वही चलता रहा 5, 6, 7 साल। उसके बाद दूसरा पीरियड आया, जब इस एक्ट में चेंज लाने का टाइम आ गया, तो वही फॉर्म करता है दूसरा पीरियड। तो ये जो पहला पीरियड है, इसको कहा जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द सेकंड पीरियड। ये जो हमारे पास सेकंड पीरियड है वो कौन सा है, 1912 से 1918 तक का पीरियड। इसको क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ हरीड एक्सपेंशन, ठीक है। पीरियड ऑफ हरीड एक्सपेंशन का ये मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत सारी फॉर्मेशन का, बहुत सारी सोसाइटीज़ का अंधाधुंध स्टार्ट होना हुई, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ने अपना फॉर्मेशन किया, ठीक है। और ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं दे रही थी कि क्या सोसाइटीज़ का असल में मोटिव क्या है, ये कहीं लोन्स खाना तो नहीं चाहते। तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ, जब बहुत सारा एक्सपेंशन हुआ ना,
हरीड एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया एक कमेटी को 1915 में, मैकलेगन कमेटी उसको कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनको थोड़ा रोकथाम लगानी चाहिए, हर किसी को सोसाइटी फॉर्मेशन अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फेलियर बन जाएगा। ठीक है, तो इनको पहले देखना चाहिए कि ये इस लायक है दैट देयर सोसाइटी शुड बी रजिस्टर्ड for in the as per the cooperative act or not, because there were many people who were taking undue advantage of this government support। बहुत सारे लोग cooperative societies का formation कर रहे थे, फिर dissolve करते थे, पैसा खा जाते थे और भाग जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ हरीड एक्सपेंशन। द डिफेक्ट्स ऑफ द 1904 एक्ट वेयर रिमूव्ड इन 1912 where another cooperative act was enacted. With the passing of this act, the movement entered into the second stage of progress. The essential features of the act are as following. तो पहला एसेंशियल फीचर क्या है, अंडर दिस एक्ट एनी सोसाइटी क्रेडिट और अदरवाइज। पहले वाले एक्ट में क्या प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज को सपोर्ट करता था, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, और गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड करता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कोई भी टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आप खोल सकते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे जो काम करेगी। साथ ही साथ इस एक्ट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक सेंट्रल बैंक का फॉर्मेशन किया जाए जो इन सोसाइटीज़ को पैसा या लोन्स ग्रांट कर सके। तो व्हाट आई वाज सेइंग, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट द लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल सोसाइटीज शैल बी लिमिटेड। जो हमने सेंट्रल मतलब है टाउन्स का जो होगा, और लायबिलिटीज़ जो रूरल सोसाइटीज़ का होगा वो अनलिमिटेड होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, जो गवर्नर्स होते थे प्रेसिडेंसीज की, तो अगर वो चाहे वो एक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, तो इन चीज़ों से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं सोसाइटीज़ को। तो अगर उनको लगे, अगर कोई सोसाइटी रूरल भी होगी, तो अगर ये चाहे जो स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे वो अगर चाहे वो एक नोटिफिकेशन निकाल सकते थे और कह सकते थे कि इस रूरल सोसाइटी को हमने एग्जेम्प्ट किया कि ये काम कर सकते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी सिस्टम। ठीक है, तो वो ऐसा चीज़ कर सकते थे। तो इनने सिस्टम को ज़्यादा रिजिड नहीं रखा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखा। ठीक है, मूविंग ऑन। No member can have more than 1/5 of the total share or hold shares exceeding ₹1,000 in such a society। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं वो बताऊंगा। I'll clear that in the this right now। मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब है। कहने का मतलब, अगर इस एक्ट ने कहा 1912 एक्ट ने कि अगर आपको 1,00,000 रुपए के शेयर्स है, ठीक है, कितना, 1,00,000 रुपए का आपके पास शेयर है अवेलेबल, जिसको आप भेजना चाहते हैं टू द मेंबर्स हु वांट टू फॉर्म द पार्ट, तो मैक्सिमम जो एक मेंबर है वो खरीद सकता है शेयर्स और शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू द मैक्सिमम 1/5 ऑफ द टोटल शेयर। दैट इज 1,00,000 का 1/5 कितना होता है, 20,000 से ज़्यादा कोई शेयर खरीद नहीं सकता। ठीक है, पहली चीज़ 20,000 मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ मेंबर इन अ कॉर्पोरेशन। समझ आ रही बात, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा आप पैसा कितना भी इन्वेस्ट कीजिए, आप पैसा कितना भी दीजिए कॉर्पोरेशन को, मैक्सिमम कितना हो सकता है 1/5। ठीक है, 10 लाख में 10 लाख का अगर शेयर कैपिटल है एक कॉर्पोरेटिव के पास, तो आप सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको कह रहे हैं आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ 1,000 रुपये होगा। ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना पड़ेगा। यानी अगर 10,000 एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है जिसका टोटल शेयर कैपिटल है कितना, 10,000 रुपये का, तो आप कितना खरीद सकते हैं इसमें मैक्सिमम, अगर आप एक मेंबर हैं तो मैक्सिमम 1/5, तो 5वां हिस्सा क्या है 10,000 का, वो 2,000 रुपये है। लेकिन आपको इस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको किस पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा, मैक्सिमम 1,000 रुपये पे। ठीक है, 1,000 से ज़्यादा पे जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे ना, 1,000 से ऊपर, वो आपको इंटरेस्ट फ्री रखना पड़ेगा सोसाइटी में। तो इंटरेस्ट आपको सिर्फ 1,000 रुपये पे मिलेगा। तो जो आपने एक्स्ट्रा 1,000 रुपये दिया उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं आपको मिलेगा। समझ आ रही बात। और साथ ही साथ एक पार्ट जो इस लॉ का था 1912 लॉ का, वो ये था कि अगर आप कोऑपरेटिव छोड़ते हैं, यू सीज टू बी एग्जिस्ट, क्योंकि ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है ना, तो अगर आप चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ना, यू कैन लीव, लेकिन 2 साल तक आप पे लाइबिलिटी रहेगी। यानी अगर आप कोऑपरेटिव के मेंबर थे, 2021 जून में आपने कहा कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ता हूँ। ठीक है, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ा, लेकिन एज पर द 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2023 जून तक यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी, यानी फॉर 2 years आफ्टर लीविंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आप पर लाइबिलिटी 2 साल तक फिर भी रहेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि इन केस, वो ज़्यादा डिटेल में जाएगा कि अगर एक मेंबर का डेथ होता है तो उसके कैपिटल का क्या होगा।
ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। वो डिटेल में ड्यूरिंग द लॉ जब इसका पढ़ना होगा तब आप देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, society has a charge upon the shares deposits of a member with the society in respect of any debt ड्यू फ्रॉम सच ए मेंबर। तो ये क्या कर सकता है, वही सिंपल चीज़ है, अगर कोई मेंबर है तो उस मेंबर ने लोन लिया एक सोसाइटी से, ठीक है। जब उसने लोन लिया तो क्या कर सकता है, द सोसाइटी कैन चार्ज, कहने का मतलब ये है दे कैन टेक होल्ड ऑफ हिज शेयर्स। अगर वो डेट पे नहीं कर सकता, यानी अपना कर्जा अदा नहीं कर सकता ना, तो उसने जो चार्ज है सोसाइटी के पास, वो चार्ज ये है कि उसके मॉर्टगेज पे या उसके शेयर कैपिटल पे वो कब्जा कर सकते हैं तब, ठीक है। द सोसाइटीज आर ग्रांटेड एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करना। एंड द स्टेट तो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द सोसाइटीज आर ग्रांटेड एग्जेम्पशन फ्रॉम द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स मे ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन फीस। कहने का मतलब सिंपल में ये है कि पहले तो सबको एग्जेम्पशन दिया गया था, आप मत भरिए फ़ी, आप रजिस्ट्रेशन का चार्ज मत दीजिए, इनकम टैक्स का फ़ी मत दीजिए। लेकिन अब ये ताकत दिया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि अगर आप चाहे तो आप एक नोटिफिकेशन निकालिए अकॉर्डिंग टू विच आप कह सकते हैं कि मैं इस सोसाइटी को एग्जेम्प्ट करता हूँ, मे बी ड्यू टू सर्टन रीजंस, कि मैं नहीं चाहता कि इस सोसाइटी पे, जैसे आप आज भी देखते हैं ना मूवीज़ जैसे होती है, अगर किसी मूवी में सोशल मैसेज हो तो फिर उसको टैक्स फ्री बनाया जाता है स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है ना, तो इट इज़ इन द स्टेट लिस्ट में आता है। तो सेम केस तब इन्होंने कहा। साथ ही साथ सिक्स पॉइंट, 1/4 ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ सोसाइटी मस्ट बी कैरी टू इट्स रिजर्व फंड। जैसे वहाँ पे उसने बनाया था ना रेफिसन ने रिजर्व फंड, तो इन्होंने कहा हम भी अब कहेंगे कि सोसाइटीज़ का एक रिजर्व फंड होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनुअल ऑडिट वेयर रिटेन, तो ये जो है ना रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो इन्होंने ये तो कहा इस पॉइंट नंबर 5 में कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन फिर ऑफिस का काम क्या रहता है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, तो इसका काम जो मैंने इससे पहले एक्ट में कहा था सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन करें, साथ साथ इनको ऑडिटिंग करनी होती है अकाउंट्स की, वो इन्होंने फिर भी कंसिडर किया। तो इन्होंने कहा 1912 के एक्ट में कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ये हर साल सोसाइटीज़ को विद द सपोर्ट ऑफ हिज स्टार्ट ऑडिट करेगा, ठीक है। So that is what it is written here. The new act of 1912 gave a fresh impetus to the growth of the cooperative movement. तो ये चीज़ें हुई, तो आप ये पढ़ सकते हैं सिंपल चीज़ें क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक भी, जो मैंने कहा, इन्होंने कहा कि हर जगह पे एक कोऑपरेटिव बैंक भी बनाइए जो सपोर्ट करेगा लोन्स वगैरह टू द सोसाइटीज़ एज वेल, ठीक है। तो फिर उसके बाद आया थर्ड स्टेज। द थर्ड स्टेज इज़ फ्रॉम द पीरियड 1919 टू 1929। इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ अनप्लैंड एक्सपेंशन। अनप्लैंड का मतलब प्लान कम हम क्यों कहते हैं, व्हेन डू वी से समथिंग इज प्लान्ड, जब हम एक चार्टर एक लॉ बनाते हैं। कहने का मतलब रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस पीरियड में मेजरली कोई लॉ या रिफॉर्मेशन नहीं आया, ठीक है। रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1919 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आया था, तो ये जो कॉलोनियल पावर्स है दे वे आर बिजी विद ऑल दैट स्टफ कि इनके लॉसेस हुए थे। तो अगर जो इनकी कॉलोनीज थी ना जहाँ पे ये कंट्रोल करते थे, तो इन्होंने वहाँ कुछ मेजर लॉ रिफॉर्मेशन नहीं लाया इस पीरियड में। सिर्फ इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली साइमन कमीशन हाँ 1927-28 में आया था। सो वो अलग लेजिस्लेशन थी दैट हैड नथिंग टू डू विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट एंड ऑल। तो अनप्लैंड एक्सपेंशन हुआ कंटिन्यूसली, ऐसे ही सोसाइटीज़ बनती गई ऑन द बेसिस ऑफ 1912 लॉ एंड all. So with the introduction of Reforms Act of 1919 after the conclusion of First World War, cooperation became a provincial subject। कहने का मतलब इसका पावर अब किसके पास आया, प्रोविंसेस के बाद, ये अब सेंट्रल के पास नहीं था, वाइसरॉय के पास लिमिटेड नहीं था। एंड वाज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ मिनिस्टर। मेनी स्टेट्स पास देयर ओन कोऑपरेटिव एक्ट्स टू सूट देयर ओन नीड्स। अब अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ बॉम्बे 1925 में, मैड्रास का 1932 में, मैक्सिमम देखिए 29 के बाद ही है 32 में, और रीसा का 1935 में, एंड सो ऑन द लाइंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1912। कहने का मतलब ये अगर इन्होंने लॉज पास भी किए ना कुछ ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो मोस्टली कैसे थे, दे वर जस्ट द रेप्लिका कॉपीज ऑफ द 1912 एक्ट्स, ठीक है। This was a landmark in the history of cooperative movement. The post-war boom and rising prices further provided boost to the cooperative movement. Cooperative movement को कैसे boost मिलेगा rising prices से, जब कहीं पे भी वॉर होता है ना, उससे इकोनॉमिक इफेक्ट
भी पड़ता है। इकोनॉमिक इफेक्ट ये होता है कि इन्फ्लेशन हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई फार्मर है जिसको नॉर्मल टाइम्स में 1 किलो टोमेटो के मिल रहे थे 10 रुपये, ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस उसमें थोड़ा उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिला, ही वॉज एबल टू सेल हिज दिस प्रोड्यूस एट अ कॉस्ट ऑफ 12 रुपीज़ पर केजी, जिसकी वजह से सिंस ऑल दिस कोऑपरेटिव सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द सिटीजन्स, द मेंबर्स देमसेल्व्स, क्योंकि मोस्ट पैसा तो उन्हीं को निकालना पड़ता है। तो अगर उनको प्रॉफिट्स मिले ना उनकी प्रोड्यूस का, तो उसकी वजह से कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक धक्का, एक पुश मिलता है, एंड इट इज़ एबल टू मूव परपेचुअली ऑन। ठीक है। साथ ही साथ क्या किया, अगर आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1912 ने कहा कि आप फॉर्मेशन कर सकते हैं वेरियस अदर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स का अदर देन द क्रेडिट यूनियंस। तो वही हुआ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट सप्लाई, बेटर फार्मिंग। अगर आपको याद होगा कलेक्टिव फार्मिंग पे बहुत काम इसराइल ने किया था, जो मैंने आपको कहा है। मॉर्टगेज बैंकिंग, तो आपको अगर आज पता होगा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, एलडीबीज जिनको कहा जाता है, ये वही है। तो मॉर्टगेज बैंकिंग स्टार्टेड टेकिंग शेप ड्यूरिंग द पीरियड, द मूवमेंट कंटिन्यू टू मेक, रैपिड प्रोसेस हुई लेकिन ये अनप्लान्ड थी क्योंकि मेजर कुछ लॉ में चेंज नहीं आए थे। ठीक है। तो फोर्थ स्टेज जो कंसिडर किया जाता है फ्रॉम 1929 टू 39, इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द, हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्योंकि अगर आपको पता होगा 1935 में इंसेप्शन हुआ था आरबीआई का। ठीक है। जिसने फिर एक अपना सेपरेट ब्रांच बनाया था, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, जो स्पेसिफिकली केटर करता था नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स एंड फार्मिंग कोऑपरेटिव्स एंड ऑल। ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द पीरियड वाज द ग्रेट डिप्रेशन, हुआ था 1930 में, जो ना आया था, वो इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था वर्ल्ड ओवर। ठीक है। वॉज द ग्रेट डिप्रेशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट। द मेन फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट वॉज टू स्टडी एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रॉब्लम्स एंड गिव फाइनेंशियल हेल्प टू द कोऑपरेटिव्स। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 गेव अ ट्रिमेंडस सेटबैक टू द कोऑपरेटिव एक्टिविटी। बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि जब डिप्रेशन होता है उसके साथ ही क्या हो जाता है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आती है एक नेशन में। ड्यू टू दैट रीज़न क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, कोऑपरेटिव सेटअप्स को पुश करना होता है ना थ्रू गवर्नमेंट लोन्स एंड ऑल। ठीक है। उसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कोऑपरेटिव्स। तो वही हुआ, द फॉल इन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम सोसाइटीज एंड डिस्टर्ब द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अदर्स, दिस लेड टू फेलियर। ठीक है। फेलियर के बाद क्या हुआ, इनने फिर मेजर चेंज एक लाई 1931 में, एक रॉयल कमीशन फॉर लेबर इन्होंने बनाया। तो उसने फिर कहा कि आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, हम रिक्विजिट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सुपरविजन और गाइडेंस करना चाहिए रजिस्ट्रार को प्रोवाइड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हु आर थिंकिंग ऑफ फॉर्मिंग वन। ठीक है। रॉयल कमीशन 1931 में एस्टैब्लिश किया गया था, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगी ये चीज़ें। ठीक है। तो लैंड मॉर्टगेज बैंक्स का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिनमें से कुछ बैंक्स एस्टैब्लिश हुए मद्रास में 1929 में, एंड सो ऑन। थोड़ा सा जो ये वाला पीरियड थे ना, ये कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन का, इस पीरियड में मोस्टली क्या हुआ कि इन्होंने मोबिलाइज करना स्टार्ट किया बैंक्स को टू प्रोवाइड, गवर्नमेंट बैंक्स को, ठीक है, टू प्रोवाइड लोन्स टू दीज सोसाइटीज एंड ऑल। फिफ्थ पीरियड है फ्रॉम 1939 टू 1947। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। ठीक है। तो उसकी वजह 1939 से 45 तक एंड सो ऑन, उसकी वजह से फिर रिकवरी हुई। जो रिसेशन ने प्रॉब्लम्स की थी ना, अगेन क्या हुआ कि प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हुए। ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से मेंबर्स के पास पैसा ज़्यादा आया और इसको रिकवरी का टाइम मिला और पुश भी मिला। ड्यूरिंग द पीरियड द कोऑपरेटिव मूवमेंट मेड रैपिड प्रोग्रेस एज अ रिजल्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द फार्मर्स गेन्ड हैविली owing to an increase in the prices of agricultural commodities. As a result of high prices, most of the overdues, अगर इनके कर्जे थे, which had accumulated during the period of depression were cleared. ठीक है। क्योंकि इनने पैसा आना स्टार्ट हुआ तो इनने अपने लोन्स वोन्स भी क्लियर करना स्टार्ट किए। द डिपॉजिट्स ऑफ द सोसाइटीज इंक्रीज एंड द डिमांड फॉर फ्रेश लोन्स वॉज रादर लो, क्योंकि फिर वो परपेचुअली चलना स्टार्ट हुआ। लोन आपको कब चाहिए होता है, जब आपके पास एडिक्वेट कैपिटल ना हो एक कंपनी को चलाने के लिए। लेकिन जब आप कमाते हैं फिर आपके पास उतना पैसा होता है कि टू मेक द दिस बिजनेस रन, देन यू रीपे द लोन्स एंड यू डोंट नीड न्यू लोन्स। वही एक्चुअली गवर्नमेंट चाह रही थी कि ये सोसाइटी सेल्फ सस्टेनिंग बने। तो वही हुआ। कंसिक्वेंटली मेनी बैंक्स वेयर फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस फंड्स। ठीक है। तो उनके पास फिर क्या हुआ, लोन्स लेने के लिए कोई आता ही नहीं था। तो ये 5 पीरियड्स है। तो आपने देखा पहला पीरियड, फिर उसके बाद दूसरा एक्ट आया। तो इस पीरियड में अगर आप देखेंगे मेजरली 2 ही एक्ट्स आए। ठीक है। अब है नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सिलेबस पे क्लियरली लिखा हुआ है।
देखिए नीड फॉर कोऑपरेटिव्स आप खुद आप समझ पाएंगे, जितना भी हमने अभी तक डिटेल में पढ़ा ना, ये पॉइंट्स मैंने किसी बुक से कॉपी नहीं किए हैं। आई रोट ऑल दीज ऑन माई ओन, क्योंकि नाउ वी नो कि ज़रूरत क्या है कोऑपरेटिव्स की। समझ आइए, व्हाट इज़ द नेसेसिटी, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव। ये जो नीड है ना, नीड चेंज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब देखिए नीड का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ आपके पास बाइक है, लेकिन आप 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपकी नीड ये होगी कि आप गाड़ी एक खरीदें। तो आप सिंपल में एक छोटी सी गाड़ी खरीदेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मारुति 800 या ऑल्टो आप खरीदेंगे। तो आपने खरीदी, तो उसके बाद क्या होता है, वन ऑफ द मेंबर्स वो गाड़ी में ही इज़ नॉट कंफर्टेबल बिकॉज दिस कार हैज़ नो दिस AC एंड ऑल। तो अब ये नीड बढ़ जाती है, बिकॉज इफ़ ही बिकम्स सो अनकंफर्टेबल दैट ही इज़ नॉट एबल टू ट्रैवल इन दैट कार, देन इट बिकम्स अ नेसेसिटी, अ नीड to look for an alternative subjected to the condition you have the resources available to buy a new one। तो आप क्या करते हैं, तो आप फिर स्विफ्ट खरीदते हैं। समझ आ रही। तो नीड का मतलब ये है, रिक्वायरमेंट क्या है एट अ सर्टन टाइम। तो ये जो नीड्स है ना, नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, ये डिफरेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी नेशन एंड कंट्री, एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल एज वेल। समझ आ रही है बात। तो कोऑपरेटिव्स, चलो मैं बताता हूँ इसमें एक एक करके आपको, ये आपको समझ आ जाएगा कहने का मतलब क्या है। पहली नीड है इन कंट्री लाइक आवर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जहाँ पे मेजर जो लोग हैं दे आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर। जैसे हमारी कंट्री में अराउंड 50% के अराउंड लोग दे आर स्टिल इन एग्रीकल्चर। लेकिन जब आप देखेंगे ना इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस, वहाँ पे लैंड एग्रीकल्चरल बहुत होता है, लेकिन द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व विद एग्रीकल्चर आर लेस देन 10%। समझ आ रही है बात। तो दिस इज़ द डिफरेंस, इट्स नॉट अबाउट जस्ट, क्योंकि खाना तो वो भी खाते हैं, लैंड तो कम नहीं कर सकते जहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो लैंड तो वही रहता है, लैंड रिमेन्स द सेम, बट द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व विद द एग्रीकल्चरल सिस्टम आर वेरी लिमिटेड। इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दिस नंबर बिकम्स वेरी हाई, 50%। तो ऐसी कंट्री में जहाँ पे एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस होता है, तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए वन ऑफ द मेन सोर्सेज इज़ दैट यू मस्ट फॉर्म कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स की वजह से म्यूचुअल हेल्प, सेल्फ हेल्प मिलता है, आप एक दूसरे को हेल्प कर पाते हैं, तो रिसोर्सेज को आप बेटर एलोकेट कर पाते हैं, बेटर मैनेज कर पाते हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी का रिडक्शन होता है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा है। तो पॉवर्टी रिडक्शन। सेकेंड इज सोशल इंटीग्रेशन होता है। तो ये जो पॉलिटिक्स होते हैं वर्ल्ड के, या रिलीजियस बेसिस पे डिविजन्स होते हैं, ये उसको ख़त्म कर देता। आपका एक सोसाइटल इंटीग्रेशन होता है, यू कम टुगेदर, द टेंशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स आर रिड्यूस्ड एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि आपके पास ताकत सेम होती है ना, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, क्लास स्ट्रगल्स नहीं होते, क्लास डिफरेंसेस नहीं होते। तो आपके पास वो वन वोट जो मैंने कहा था प्रिंसिपल, एवरीबडी इज़ इक्वल, ठीक है, वो होता है। एजुकेशनल सपोर्ट देखिए मिलता है, दूर दूर जो बहुत सारी बस्तियां हैं हमारे पास, जो गांव के एरियाज़ है, वहाँ क्या होता है, ये एजुकेशनल सिस्टम भी वैसे नहीं होते, और वहाँ पे लोग जो होते हैं रूरल एरियाज़ में, वो भी पढ़े लिखे नहीं होते। तो ये दो टाइप से एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हमारी नीड है ना, वी हैव टू गेट द कंट्री टूवर्ड्स बेटर लिटरेसी। समझ आ रही है, टू 80% लिटरेसी। वो कैसे होगा, जब दूर दूर के इलाके हैं वहाँ पे भी लिटरेसी होगी, ठीक है, आप पढ़ लिख पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, एक तो सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड टू देयर ओन मेंबर्स, तो उनको समझाते हैं प्रिंसिपल्स क्या है, तो आप अच्छे कैसे बन सकते हैं, एंड सो ऑन। साथ ही साथ जब ये सोसाइटीज़ डेवलप होती है in such a way that they are able to establish cooperative schools for the members and for the children of the employees as well, so that way the need arises। क्योंकि गवर्नमेंट इतना दूर नहीं पहुंच सकता ना, डेवलपमेंट उतना नहीं है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। देखिए जीडीपी कंट्रीज़ का बहुत होता है, लेकिन जब आप इंडिया का फॉर दैट मैटर, आप देखिए जीडीपी कितना ज़्यादा है, टॉप 5 में हमेशा रहता है, लेकिन जब आप इसको पर कैपिटा से डिवाइड करते हैं ना, इट बिकम्स वेरी लेस, ठीक है, बिलो $2000 पर ईयर, दैट इज़ वेरी लो। ठीक है, तो आपको एजुकेशनल सपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, नहीं है गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्स, उतने वसाइल कि दैट दे विल बी एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ईच एंड एवरीबडी। और स्पेशली जब क्या कहते वनान, जब कंट्रीज़ होंगी डेवलपिंग नेचर की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, तो आपको क्या करना पड़ता है, कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो आप अपनी सोसाइटी में देखेंगे बहुत सारे लोग, दे आर वेल रेड बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड, तो यू ट्राई टू डू व्हाट, यू ट्राई टू फॉर्म कोऑपरेटिव सो दैट यंग पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। तो एम्प्लॉयमेंट ये नीड है एक। मार्केट कंपटीशन अगर आप चाहते हैं बढ़ना चाहिए। कोई लोग क्या कहते हैं, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाते हैं क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी अवेलेबल नहीं होती है,
क्यों? कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रोडक्ट को एक अच्छे दाम पे बेचती है, डिस्काउंटेड रेट्स पे बेचती है, जिसकी वजह से रिटेलर्स के दरमियान एक कंपटीशन पैदा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे को एक वैल्यू मिले, ठीक है, तो एक होता है व्हाट इज़ नोन एज अ नॉमिनल वेज, दूसरा होता है रियल वेज। कहने का मतलब अगर 1,000 रुपये आपके पास सैलरी है लेकिन बाहर से सस्ता है, तो आपको उस 1,000 रुपये का 1200 रुपये की कीमत आपको मिल जाएगी। जैसे अभी पेट्रोल, येस्टरडे आई वेंट टू द पेट्रोल पंप, तो मैंने पेट्रोल डाला 100.55 रुपीज़ का 1 लीटर है। तो अगर आप जैसे 10,000 रुपये कमाते थे, उसका जो रियल वेज है ना, रियल वैल्यू है, वो कम हो गया है अभी, क्योंकि बाहर से बहुत महंगाई है। अब देखिए, अगर यही 10,000 रुपये आप कमाते लेकिन पेट्रोल का लीटर 50 रुपये का होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका रियल वैल्यू जो आपकी इनकम का है वो बढ़ जाएगा। रियल वेज विल बी मोर देन योर एक्चुअल नॉमिनल वेज जो आपको मिलते हैं। वही होता है जब मार्केट कंपटीशन होता है, तो आपका जो कमाई है, आपकी इनकम, उसमें वैल्यू बढ़ जाता है। अगर आप पहले 100 रुपये में 5 किलो कोई चीज़ खरीद पाते थे, कोऑपरेटिव्स की सेटअप से कंपटीशन बढ़ जाता है, प्राइस नीचे आ जाते हैं, तो आप 100 रुपये में 6 किलो खरीद पाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए कल्चरल गोल्स क्या होते हैं, जो हमने स्टार्ट में डेफिनेशन में ही पढ़ा था। इकोनॉमिक गोल्स, वो देखिए पहला हो गया। सोशल गोल्स, सोशल इंटीग्रेशन होती है। साथ साथ कल्चरल गोल्स ये होते हैं, हमारे बहुत सारे डाइंग आर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे कश्मीर में है पेपर माशी इज़ वन, ठीक है, या हैंडीक्राफ्ट्स की कुछ चीज़ें हैं, पश्मीना शॉल्स है, दे आर डाइंग नाउ। इसका मार्केट उतना नहीं होता है, तो आपको इसको ज़िंदा रखने के लिए यू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए। आई डोंट थिंक आफ्टर अ सर्टन टाइम, मे बी 50 ईयर्स आफ्टर, पता नहीं कांगड़ी का क्या होगा, तो फिर आपको इसको प्रिजर्व करने के लिए यू हैव टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। उनको फिर खरीदते कौन लोग हैं, जिनका अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स कलेक्टिंग दीज आइटम्स, जैसे टूरिस्ट्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चलती है, उतना मास ये नहीं होता है सेल्स, लेकिन दे आर एबल टू वर्क एंड क्या कहते हैं, वो चल जाता है। तो कल्चरल गोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेवन्थ नीड ये है कि कॉरपोरेट लाइफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में एक गांव है, दूर दराज गांव है, वहाँ पे आप चाहते हैं लीडर्स को प्रोड्यूस करना, जिनको पता हो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में काम की कैसे किया जा सकता है। ऐसा आप माहौल बनाए कि जो उनको आप ऐसी एजुकेशन दें कि वो कल अपने खुद बिजनेसेस का इंसेप्शन और स्टार्ट कर पाए। तो उस लिए अगर आप चाहते हैं ना ऐसी चीज़ें हो, मैं लीडर्स डेवलप कर पाऊँ अपनी कम्युनिटी में, वो लीडर्स हो सकते हैं बिजनेस लीडर्स, और दे कैन डेवलप इनटू पॉलिटिशियंस एज वेल लेटर ऑन। तो उसके लिए अगर ये नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। इम्प्रूव्ड सर्विस, जो मैंने कहा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। वन ऑफ द रीजंस कि कोऑपरेटिव्स फॉर्म हुए इंग्लैंड में, वो ये था कि वहाँ अडल्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, अनअडल्ट्रेटेड प्योर प्रोडक्ट्स आपको मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये नीड अगर आपकी है ना कि आपको अच्छी चीज़ें मिले, तो आप कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट कीजिए, इनका फॉर्मेशन कीजिए। चीप लोन्स आपको मिलते हैं, जो मैंने कहा। बाकी अगर आउटसाइड लोन्स का जो होता है इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज़ 20%, तो यहाँ आपको 5% पे मिल जाता है। तो इफ़ दिस इज़ द नीड, तो गवर्नमेंट को सेटअप करनी चाहिए कोऑपरेटिव्स, या लोगों को सेटअप करनी चाहिए कोऑपरेटिव्स। अब देखिए, ये तो हो गए इन कंट्रीज़ लाइक आवर्स। लेकिन जो कंट्रीज़ होती है ना, बड़ी बड़ी कंट्रीज, उनको क्या फ़ायदा कोऑपरेटिव्स, वहाँ तो ये डेवलपमेंट ऑलरेडी है, एजुकेशन भी अच्छी खासी है, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी खासी है। तो वहाँ पे ये 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ एज वेल एज ईस्टर्न और एशियन कंट्रीज़। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप यूएस का जीडीपी देखिए, 1% कंट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम द रेवेन्यूज़ जनरेटेड फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। सेम इज़ द केस, एग्रीरियन सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अगर डेवलपिंग इकोनॉमी में सारे लोग जस्ट कॉपरेशंस की तरफ गए, तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कौन करेगा। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट और ज़िंदा रखने के लिए, और लोग इसकी तरफ डायरेक्ट भी हो, और उनको अच्छे वेज और अच्छे प्रॉफिट्स मिले, तो ये भी रीज़न है कि यूएस वगैरह जैसी कंट्रीज़ कॉपरेटिव्स को पुश कर रही है। एंटरप्रेन्योरशिप है। देखिए, अगर आपके पास अभी आप एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं, आपके पास योर कैपिटल, द मनी अवेलेबल विद यू इज़ 1,00,000 रुपीज़। 1,00,000 रुपये पे आई डोंट थिंक एनी बिजनेस इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव फॉर्मेशन करें ना, तो आप बहुत सारे लोग इकट्ठे आ सकते हैं, तो एक सेटअप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो आपको प्रॉफिट भी देगा और मेंबर्स को फ़ायदा भी देगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो 13th पॉइंट मैंने ऐसे ही छोड़ा है, क्योंकि आप इनमें जितनी भी अभी अब आपको समझ है ना कोऑपरेटिव्स के बारे में, तो यू कैन ऐड सम मोर पॉइंट्स टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आप सोचिए, अब कोऑपरेटिव्स का नीड क्या हो सकती है। इंडिविजुअल के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ काम करना चाहता है। कंट्रीज़ के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि ये चाहते हैं जहाँ पे हमारा ये नहीं पहुँच पाए, वेयर वी कैन नॉट रीच, दिस कोऑपरेटिव्स कैन वर्क एंड दिस अपलिफ्ट द पीपल आउट ऑफ
इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटीज़ एंड ऑल। तो ऐसी चीज़ें, तो यू कैन ऐड मेनी अदर पॉइंट्स टू ऑल दिस एज वेल। ठीक है, तो अब आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करूँगा, लेकिन बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर आई हैव कपल ऑफ पॉइंट्स टू से। पहली चीज़ ये है, जो हिस्ट्री था ना, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, पहली चीज़, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकंड इज़, अगर आपने इससे पहले रिमेनिंग 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप देखिए। अब जब मैंने ये मॉड्यूल कंप्लीट कर दिया है टू द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, जैसे हमने ऑलरेडी कहा था, अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आपको आएगा ना, नेक्स्ट पोर्शन, वो आपको रेस्पेक्टेड अंजुम सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अंजुम सर आपको अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाएंगे। तो साथ ही साथ इन बिटवीन, उनके पढ़ाने के बीच में ही, जो मैंने आपको ये 6 लेक्चर्स दिए हैं, इनका मैं एक डिटेल्ड 50 ऑब्जेक्टिव्स का एक सेट लेके आ जाऊंगा। तो इधर मैं आपको वो सीधे प्रोवाइड करूंगा, वो सेट इन द फॉर्म ऑफ अ लेक्चर, जहाँ पे हम डिस्कशन साथ साथ करेंगे, या मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे आप इन 6 लेक्चर्स के रिलेटेड उन 50 ऑब्जेक्टिव्स का सीधे डायरेक्टली एक एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम होगा तो मैं उसका टाइमर वाइमर सेट कर दूंगा, तो आप किसी भी फ़ोन से, आपको कुछ ऐप वेब डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है बेटर होगा कि मैं वही आपको प्रोवाइड करूँ, और इधर लेक्चर, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करूँ, तो आप फिर वो एग्ज़ाम दे, अपने अपने स्कोर्स देखें, साथ साथ फिर मैं उसके बाद एक लेक्चर डिस्कशन के लिए MCQs पे लेके आ जाऊँ। तो आई विल कंक्लूड दिस हेयर ओनली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।